बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। अब मैकेनिज़्म का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज़्म का मतलब है प्रोसेस, कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, और ब्रीथिंग के बारे में हम जानते हैं कि ब्रीथिंग ऐसा प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनसाइड द लंग्स लेके जाते हैं और लंग्स के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस कैसे होता है कि ऑक्सीजन गैस इनसाइड जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए? इस प्रोसेस को मैकेनिज्म कहते हैं। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस या ब्रीथिंग का मैकेनिज्म दो स्टेजेस में होता है। पहली जो स्टेज है या पहला जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर को इनसाइड लेके जाते हैं। टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। टेकिंग इन एयर ऑफ एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन गैस को इनसाइड द बॉडी लेके जाना। इनसाइड द बॉडी लेके जाना। इनसाइड द बॉडी, बॉडी में कहां पे? इनसाइड द लंग्स। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाना इंस्पायरेशन कहलाया जाता है। अब ये ऑक्सीजन गैस लंग्स के अंदर कैसे जाती है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल्स जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स जो है दीज आर द मसल्स विच आर फाउंड इन द रिब्स। रिब्स के अंदर जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल मसल्स जो है रिब्स के अंदर हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये हमारे पास डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रिब्स हैं, रिब केज बनी हुई है, और इन रिब्स के दरमियान जो है ये आपको ये मसल्स नजर आ रहे हैं। इन मसल्स को क्या कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, इन मसल्स को कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से डायाफ्राम भी क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब ये डायाफ्राम क्या चीज है? डायाफ्राम, डियर स्टूडेंट्स, डायाफ्राम जो है ये एक स्केलेटल मसल है, एक मसल है, स्केलेटल मसल है। व्हाट इज डायाफ्राम? डायाफ्राम इज ए स्केलेटल मसल। और इसकी शेप क्या है? इसकी शेप जो है ये डोम शेप्ड है। डोम शेप्ड। डोम शेप्ड का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, डोम शेप्ड का मतलब है मकबरे की तरह। ये टिल्टेड है, मकबरे की तरह। जैसे ये मकबरा है, इस शेप का है, इसको डायाफ्राम कहा जाता है। तो इंस्पायरेशन में सबसे पहली बात हमने पढ़ ली, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और डायाफ्राम जो है, नॉर्मल हालात में डायाफ्राम जो है वो डोम शेप में होता है। लेकिन जब इंस्पायरेशन होती है तो इंस्पायरेशन में चूंकि डायाफ्राम, डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायाफ्राम जो है वो कौन सी शेप में आ जाता है? वो फ्लैट शेप में आ जाता है। अब यहां पे हम देखते हैं ये रिब्स हैं और इनके दरमियान यहां पे इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम ओरिजिनली जो है किस हालत में मौजूद था? डोम शेप में मौजूद था। लेकिन अब जो है इंस्पायरेशन में ये किस हालत में आ गया? डायाफ्राम हैज बिकम फ्लैट। ये फ्लैट शेप में आ गया है। पहले डोम शेप था, अब कौन सी शेप में आ गया? अब फ्लैट शेप में आ गया है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है, उसका वॉल्यूम या उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। Contraction of intercostal muscles and contraction of diaphragm will result in the increase in the volume, increase in the size of the chest cavity. तो chest cavity का size increase हो जाता है। तो फिर क्या होगा? अब डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, हम यहां पे अप्लाई करेंगे बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ को हम अप्लाई करते हैं। बॉयल्स लॉ हमें यह कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जितना जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम। अब यहां पे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? यस, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा।
प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा कहां पे, लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और उसका वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो बाहर से जो गैसेस हैं, बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अब क्या है, ज्यादा है हवा में, तो ज्यादा से आपने कहा गैसेस जो हैं वो ज्यादा से कम की तरफ आती हैं, तो बाहर से ऑक्सीजन जो है वो रश करेगी, मूव करेगी कहां पे, लंग्स के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहा जाता है। जबकि दूसरा मैकेनिज्म क्या है, दूसरा मैकेनिज्म है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि लेटिंग आउट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। कौन सी एयर, जो हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स के अंदर पड़ी हुई है, ये लंग्स से बाहर आएगी। लंग्स से बाहर आने को, गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लंग्स से बाहर आना एक्सपायरेशन कहा जाता है। और क्या होगा इसके अंदर, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म अपोजिट टू दैट ऑफ इंस्पायरेशन है। अपोजिट, अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इसमें रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स होगी। जो रिब्स के दरमियान जो ये मसल्स हैं, ये क्या करेंगे, यस, ये रिलैक्स करेंगे। और डायाफ्राम भी क्या करेगा, डायाफ्राम भी रिलैक्स करेगा। तो डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन से क्या हुआ, उसकी रिलैक्सेशन से जो चेस्ट कैविटी है उसके वॉल्यूम में डिक्रीज आई, उसके वॉल्यूम में कमी आई। और हमने फिर यहां पे बॉयल्स लॉ को अप्लाई करना है कि जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब प्रेशर इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, ज्यादा है लंग के अंदर। अब जब प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो लंग से जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो बाहर निकल जाएगी। अब इस प्रोसेस में एक दो चीजें हमने याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। अब इंस्पायरेशन में आपने कहा रिब्स क्या होती है, रिब्स इंस्पायरेशन के अंदर जब हम सांस लेते हैं, जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो हमारी जो ये रिब कैज है ये क्या करेगी, ये फॉरवर्ड बाहर की तरफ और आउटवर्ड आएगी। तो हम यहां पे लिखते हैं कि ये रिब्स जो है, रिब्स के रिब केज या रिब्स जो है, ये इंस्पायरेशन में क्या क्या होंगी, इनके साथ ये होगा कि ये रिब्स आउटवर्ड बाहर की तरफ और फॉरवर्ड जो है ये जाएंगी। जब हम सांस लेते हैं तो ये रिब्स ऊपर की तरफ आ रही हैं और बाहर की तरफ आ रही हैं, इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहा जाता है। जबकि एक्सपायरेशन में इसके अपोजिट होगा। एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में जो है ये जो रिब कैज है ये इनवर्ड जाएगी, अंदर की तरफ मूव करेगी। इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कहा जाता है। एक और डिफरेंस जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में है वो ये है कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है, एक्टिव प्रोसेस का मतलब यह है कि इंस्पायरेशन के अंदर हमें एटीपी को यूज करना है। वी हैव टू यूटिलाइज द एटीपी, हमें एटीपी को यूज करना है। इसलिए इंस्पायरेशन जो है वो क्या है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। जबकि एक्सपायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, उसमें हमें एनर्जी यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। और एफएससी लेवल पे डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने वाला सेंटर हमारे ब्रेन में मौजूद है। और उस सेंटर का क्या नाम है, उस सेंटर का नाम है मेड्यूला ओब्लांगेटा। मेड्यूला ओब्लांगेटा जो है ये क्या करता है, इसके अंदर सेंटर्स मौजूद हैं। एक को कहा जाता है इंस्पायरेटरी सेंटर, जो क्या करता है, जो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। मेड्यूला ओब्लांगेटा जो है हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। कंट्रोल कौन करता है, मेड्यूला ओब्लांगेटा। तो ये क्या है, ये रिस्पायरेटरी सेंटर है, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। और रिस्पायरेशन हमें पता है दो फेजेस में होती है, इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में। तो इस मेड्यूला ओब्लांगेटा के अंदर दोनों सेंटर्स मौजूद हैं, इंस्पायरेशन वाला सेंटर भी मौजूद है और एक्सपायरेशन वाला सेंटर भी मौजूद है।